हेलो बच्चे लोग, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और ये क्लास 11 का रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है हमारा। और हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, अभी हम तीसरा हमारा लेक्चर ले रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज का। और ये रैपिड रिवीजन सीरीज में हम जो तीसरा लेक्चर लेंगे वो होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में। मैं रैपिड रिवीजन कराऊंगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में। आपको पता है रैपिड रिवीजन कराने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं खाली बोलता जाऊंगा, मैं समझाऊंगा भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन स्टिल दिस इज रैपिड रिवीजन। आपको कुछ नहीं करना होगा। एग्जाम देते वक्त आप रास्ते में जाते रहेंगे तो कान में हेडफोन लगा करके आप आराम से इजीली से सुन सकते हैं। कुछ देर का ही वीडियो रहेगा ये। ठीक है, फिर आइए फटाफट चलते हैं। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ काइंडली पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और वहाँ बेल आइकन होता है उस पर दबाना। उससे क्या होगा, आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ठीक है, साथ बनाए रखिए, हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी। वाईके त्रिपाठी क्लास एक परिवार है, तो परिवार से जुड़िए और परिवार को बड़ा बनाइए। ठीक है, चलिए, आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो मतलब थोड़ा कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? गैप। गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों लाया गया? मैं थोड़ा फास्ट मोड में रहूंगा क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज का ही नाम है रैपिड रिवीजन। ठीक है, गैप इसलिए लाया गया कि ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करने जाएं तो उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करने के टाइम पर अकाउंटिंग का जो एस्पेक्ट है वो समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं? गैप को इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किस चीज में यूनिफॉर्मिटी लाना है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ न्यू रूल हैज बीन प्रोपाउंडेड। इसको बोला गया क्या? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। गैप हमारा खत्म हुआ। दूसरा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हमारा क्या है सर? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस जो है ना, ये गैप का पार्ट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस जो है 5:15 पे क्लास है। आ जाओ फटाफट, हो ना, बोतल देना इनको। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन जो हमारा क्या है? गैप का पार्ट है। ठीक है, गैप में क्या क्या आता है सर? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन आता है, इंडियस आता है, एएस आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, ये सब क्या आता है? गैप में आता है। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन एंड बिजनेस यानी ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को पैसा देंगे तो उसके लिए लाइबिलिटी रहेगी, मेरे लिए क्या रहेगा? एसेट। वैसे ही हम लोग, अगर हम एज अ पर्सन अगर हम बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होगी और मेरे लिए वो क्या होगा? एसेट। ठीक है, यही जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर हम लोग कैपिटल को लाइबिलिटी बोलते हैं और ड्राइंग्स को एसेट बोलते हैं। फिर ठीक है, अच्छा, बिजनेस में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार सारा का सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। आई मीन बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है, वट एवर द ट्रांजैक्शंस आर शुड बी आर रिकॉर्डेड कीपिंग बिजनेस इन माइंड। अब मैं 3 लाइन में इसको समराइज करता हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेस करने वाला आर टू डिफरेंट पर्सन, और एक लैंग्वेज क्या है? आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस और बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर अगर बिजनेस को कुछ देता है तो बिजनेस के लिए क्या रहेगा? वो लाइबिलिटी। और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार कैपिटल को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। और ड्राइंग्स को क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिख रखा है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलता है ओनली दोज इवेंट्स। अच्छा, इवेंट्स क्या तरह का? 2 तरह के होते हैं, पहला फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो बोला ओनली दोज इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर। जिसको सीट्स वगैरह नहीं मिला होगा, बुक्स वगैरह नहीं मिला होगा ना, मेरे को बता देना है, लिखवा देना वहाँ नाम। ठीक है, कल सारा प्रिंट करके दे दूंगा मैं। ठीक है, ओनली दोज इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे सिर्फ वही इवेंट रिकॉर्ड होंगे। और फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन अलग वीडियोस में आप देख लेना। ठीक है, मतलब ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी
should be recorded in the books of account. अच्छा, monetary events are called transaction. नॉन मॉनेटरी इवेंट का करते हैं हम लोग, इग्नोर करता है एंटिटी, उसको रिकॉर्ड नहीं करता. अगर मान लो नॉन मॉनेटरी इवेंट में कोई ऐसा इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको दिखाना बहुत जरूरी है, तो दैट इवेंट शुड बी सोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है, उस इवेंट को अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे बने रहना. आ जाओ. तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? गोइंग का मतलब क्या दिख रहा है? जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, ऐसा. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हम कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बंद करने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं. व्हाट वी प्रिज्यूम कि भाई बिजनेस जो हम स्टार्ट किए वो हमेशा जिंदा रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ठीक है, ऐसा. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का जो है अजम्पशन क्या है कि बिजनेस एंटिटी शैल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर दी फोरसीएबल फ्यूचर. फिर से कह रहा हूं, बिजनेस एंटिटी शैल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर दी फोरसीएबल फ्यूचर. फिर से कह रहा हूं, बिजनेस एंटिटी शैल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर दी फोरसीएबल फ्यूचर. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी है वो अपना ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेल एंड परचेज. फिर से कह रहा हूं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज. बेसिकली जो बिजनेस चलता है उसमें सेल एंड परचेज अगर होगा तो बिजनेस ऑपरेटेड है. ठीक है, प्रोडक्शन चालू है, सेल परचेज चालू है, प्रोडक्शन चालू है, तो बिजनेस अपना प्रोडक्शन सेल परचेज वो फोरसीएबल फ्यूचर मतलब दूरगामी भविष्य तक वो जिंदा रखेगा, उसको कर्टेल नहीं करेगा. कर्टेल का मतलब काटना. ठीक है, अच्छा. बिजनेस का ना ही इंटेंशन है, इट हैज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी. फिर से कह रहा हूं, इट हैज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी टू कर्टेल द प्रोडक्शन. ठीक है, इन नियर फ्यूचर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस का लाइफ इज इनफाइनाइट. फिर से कह रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस का लाइफ इज इनफाइनाइट. ठीक है, अच्छा. हमारे पास में ना 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं. कहीं भी वो दिखे तो अलग बात है, लेकिन मैं अगर ये याद आ गया तो मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, आप लोग याद रखना. 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन से हैं? पहला गोइंग कंसर्न, आपके पास नोट्स होगा ये सारा का सारा लिखा हुआ. दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी. और तीसरा क्या है? अक्रूवल. ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. और फंडामेंटल, तुम लोग का आने जाने का टाइम एकदम ठीक नहीं किसी का, हम सब देख लिए. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 5:30 बजे क्लास थोड़ी है भाई, 5:15 पे क्लास हो तो 5:10 पे आ जाने का. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. फिर से कह रहा हूँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन किसको बोलते हैं सर? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सर, 2 अजम्पशंस विच हैव बीन स्पेसिफाइड बाय दी आर गैप. और हमारे गैप के द्वारा स्पेसिफाइड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या क्या है? पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा अक्रूवल बेसिस. ठीक है, इसे बात करूंगा मैं बाद में. आ जाओ, ये बीच में आ गया था इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ा दिया. नेक्स्ट, तो 3 अपने पढ़ लिया है. चौथा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. फिर से कह रहा हूं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? सर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि टोटल बिजनेस की लाइफ क्या है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? इनफाइनाइट. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो टोटल बिजनेस की लाइफ है ना, इनफाइनाइट, और उस लाइफ को हमने क्या किया है? डिफरेंट स्मॉल पीसेस से बांट के रखा. और वो जो स्मॉल पीसेस है ना, उसी टुकड़े को बोलते हैं क्या? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर. और उसी कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है, फिर से कह रहा हूं, जो बिजनेस है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड. और अकाउंटिंग पीरियड को क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं या फिर कैलेंडर ईयर बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1/4 से स्टार्ट होता है करंट ईयर में, और 31 मार्च को अगले साल खत्म होता है. अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है भैया? 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और उसी साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है. ठीक है, नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग ये शायद गलत लिखा हुआ. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है, वो तो काट दो. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या गलत कैसे लिख दिया? हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाँ हाँ, वो गलत हो गया होगा सर. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऐसा होगा. ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है. हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल, तुमको इतना गर्मी का हो रहा है? हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब होता है कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है एंड नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. नाउ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. ठीक है, फिर से कह रहा हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, एक लाइन में बात करता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो भी एसेट वगैरह परचेज किया, फिर से करो, आपने जो भी एसेट वगैरह परचेज किया उसको सिर्फ एक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, दैट वैल्यू इज व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट. और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट. एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खरीद प्राइस. जिस प्राइस में आपने खरीदा उसको बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट या खरीद प्राइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
फिर से पर कह रहा हूँ, द कॉस्ट दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट असेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इट्स होगा, हिज नहीं होगा, कहीं अगर गलती लिखा हुआ तो उसको ठीक कर लेना प्लीज। ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एक्विजिशन प्राइस, एक्विजिशन प्राइस का मतलब खरीद प्राइस। जैसे मान लो इनको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ठीक है, तो इनके लिए फ़ोन का दाम है 70,000 रुपया, 70 में लेकर नहीं, लेकिन अभी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 80,000 रुपया, तो 80 पे वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, किस पे रिकॉर्ड होगा, 70 पे, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में। समझा बेटा? ओके ग्रेट, आ जाओ, कहाँ थी इतना दिन। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, हाँ हम तो मतलब 2-3 महीना के बाद देख रहे तुमको, आ जाओ। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इफ नो कंसिडरेशन हैज बीन पेड, मतलब अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, एएस नंबर 10, एएस नंबर 26, एएस नंबर 10, एएस नंबर 26, दो तरह का एएस है जो हमारे एसेट के ऊपर में लगता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दो तरह का अकाउंट, एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, दो तरह का एएस है, एएस नंबर, हाँ जी, नहीं नहीं पूरा ऐसा कुछ नहीं है, खाली नाम आता है आपको, एएस नंबर 10, ठीक है, और इंड एएस 16 ये है एसेट के ऊपर में, ठीक है, एसेट मतलब टेंजेबल एसेट, ठीक है, और एएस नंबर 26 ये हमारा है इनटेंजेबल एसेट के ऊपर में, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो अगर मेरे को ना ये जो एएस है, एएस 10 और एएस 26, ये क्या बोलता है, कोई भी एसेट खरीदिए आप, अगर इफ़ यू हैव नॉट पेड एनी कंसिडरेशन देन इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपने एसेट को खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, फ्री में मिला है, किसी ने गिफ्ट किया है, तो दिस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। एएस 10 का नाम क्या है, पीपीई, क्या नाम है, पीपीई का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा याद रखना, लिख लेना अपने में, आप लिख लेना प्लीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और एएस 26 का नाम क्या है, आईए, इनटेंजेबल एसेट, क्या है, इनटेंजेबल एसेट, कॉपी में लिख लेना, यहाँ लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है, इनटेंजेबल एसेट, ठीक है। आ जाओ, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, याद हो गया। आ जाओ नेक्स्ट में है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी। ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या बोलता है, बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम किस कॉन्सेप्ट पे बेस होकर बना है भैया, डबल एंट्री सिस्टम जो बना है वो ड्युअलिटी या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस होकर बना है। डबल एंट्री सिस्टम को लाने वाला व्यक्ति कौन है, ल्यूका पेसोली। कब लाया, 1494 में। उसकी किताब का नाम क्या है, अरिथमेटिका दी प्रोपोर्शनलिटी बोल के किताब है, 5 हाथ का नाम है उसका, हमको याद रखना ना नहीं है, ठीक है। आ जाओ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट, एवरी डेबिट शुड बी एंड इक्वल्स टू एवरी क्रेडिट, याद रहेगा, गुड, अरे सभी को बोलना है, ठीक है, स्पीक अप। इसके अनुसार हमेशा दो एस्पेक्ट और दो साइड क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, इसके अनुसार हमेशा दो साइड और दो एस्पेक्ट क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, इसके अनुसार हमेशा दो साइड और दो एस्पेक्ट क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, एक चैप्टर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, अकाउंटिंग इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना हमारा, जो कॉन्सेप्ट बेस है, उसका नाम क्या है, कैसे बनता है वो देखो। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इस साइड होती है लायबिलिटी, बैलेंस शीट में इस साइड होती है लायबिलिटी, और इस साइड होता है एसेट, ठीक है। जैसे मान लो ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है बहुत सारा, ठीक है, मिला के लायबिलिटी का वैल्यू 1000 रुपया है। यहाँ बहुत सारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा करंट एसेट है। ये है 5000 रुपया और ये है 3000 रुपया, ठीक है। ये दोनों का दोनों क्या हो गया, एसेट। अब मैं बोलूँ तुम कैपिटल की वैल्यू निकाल दो, इन दोनों साइड को बराबर करना होता है, अब क्या बोलेंगे, 5 3 8 माइनस 1 कितना बचा, 7000 रुपया। तो इस ये कैसा क्या कौन सा इक्वेशन बना, कैपिटल। अब देखो ना यहाँ इक्वेशन बनाना आपको, कैसा कैसा इक्वेशन बनेगा, गंदा गंदा सा देखो, आओ जरा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है इक्वेशन, देख लो, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। ये ना दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। इसके बाद आंख में लगा रहा है, ठीक है, चलो, ये दो तरह का क्या है, इक्वेशन है जो बेसिकली बनता है। अब इसको आप ये याद रखेंगे और इसी को तोड़ मरोड़ के जितना इक्वेशन बनाना है भाई बनाते रहो, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी कौन लेकर आया, ल्यूका पेसोली, ठीक है। नाउ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है जी। 1494 में है शायद, ठीक है, 1494, उससे कोई अपने को मतलब नहीं, लेकिन परीक्षा में पूछा तो बोलना पड़ता है, वो जाने क्या ही करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। हाँ,
अपना डेट ऑफ बर्थ हम लोग को याद ही नहीं रहता, उसका क्या याद करेंगे हम लोग। आओ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, अच्छा रियल, हाँ आराम से बैठने का, सोना नहीं है, आ जाओ। हाँ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट किस लिए काम करता है? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है भैया? इनकम को रिकॉग्नाइज करना। इनकम को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम को रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है जो इनकम है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कितना, कब लिखेंगे, कब लिखेंगे, कब लिखेंगे, यही रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको बताता है। और इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास में है, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है क्या पता? AS नंबर 9, जिसका नाम ही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और इंड AS जो हमारे पास में है वो उसका नाम है इंड AS 115। ठीक है, ऐसा realization concept states that revenue should only be realized when legal right to receive money has been established। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं ना कि कभी भी पढ़ाते समय कुछ मत बोला करो, दिमाग से बहुत सारा चीज़ निकल जाता है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। इसीलिए पढ़ाने का टाइम है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे करना होता है, क्या पता क्या लिखवा दें। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन लीगल राइट टू रिसीव मनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और लीगल राइट का मतलब है सर्टेनिटी टू रियलाइजेशन। भैया अब तो निश्चित बात है कि ये रियलाइज हो जाएगा पैसा। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऑर्डर दिया इनको, अगर मान लो इनका ना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैंने इनको ऑर्डर दिया नकली बाल बना के देने का, मेरे को 1 लाख पीस। ऑर्डर देने से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी क्या? ये नहीं। ठीक है, इन्होंने डिलीवरी दे दिया, रिकॉग्नाइज हो जाएगा क्या? अच्छा मान लो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 1 लाख पीस नकली बाल बना के देने का है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस मनी मैंने दे दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा क्या? नहीं, एडवांस मनी रिकॉग्नाइज करना होगा, वो लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? प्रोडक्शन होने के बाद, जब तक डिलीवरी नहीं होगा तब। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फिक्स्ड तब जाके। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। याद रहेगा सबको? ठीक है, नकली बाल बनाने का बिजनेस ठीक है आपका। चलिए आ जाओ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल का अगर इनकम है तो इस साल में रिकॉर्ड करो, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो। इस साल का खर्चा है तो इस साल में रिकॉर्ड करो, चाहे पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, ये एक ये लाइन था, इस लाइन से क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा, एज पर दिस कॉन्सेप्ट शुड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट हैज बीन इनकर्ड। मतलब अगर आपने खर्चे का भोग कर लिया है, मतलब आपने नौकरी करा ली है तो पैसा देना पड़ेगा। भले नौकरी करा ली है तो आपको बुक्स में अकाउंट में खर्चा लिखना पड़ेगा, भले ही आपने पैसा दिया हो चाहे नहीं दिया हो। समझ रहे हो क्या सर? ओके आ जाओ। बोलिए भैया यस, आ जाओ। तो अभी क्या है कि हाँ, एज पर दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, expenses should be recognized in the books of account, या expenses should be accounted for in the books of account if it has been incurred। अगर ये incur हो गया है तो लिखना पड़ेगा whether payment has been made or not। अरे तुमको भी बोलना है, ठीक है, whether payment has been made or not। ठीक है, साथ साथ बोलना, याद रहेगा। देखो बोलने से याद होता है, रामदेव बाबा बोलते हैं कि करने से होता है, तो तुम लोग को भी बोलने से होगा। ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, ये किसकी बात रही? ये एक्सपेंस की बात रही। नाउ इट्स टाइम फॉर, हाँ हटो ना जल्दी से, दोनों बीच में बैठ रहा है। तुम क्यों बीच में दीवार बने पड़े हो यार? आदित्य वो लेट से आया, अच्छा बिगड़ जाता कंसंट्रेशन। ठीक है, बदमाशी मत करो। तुमको नहीं बोल रहा है, अपने आप को बोल रहे हैं, पढ़ाओ ठीक से, क्यों बदमाशी कर रहे हो? ठीक है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्ड, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है? सर अगर लीगल राइट टू रिसीव हो गया है तो। लीगल राइट टू रिसीव का मतलब हमने अर्न कर लिया है, पैसा कमा लिया है, मिला नहीं है, नहीं चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, ये बात अलग है। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, एक्सपेंसेज इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड। अच्छा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी रिलेट टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जिस ईयर का होगा उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। आइए नेक्स्ट, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक 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 ठीक, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फिर से कह रहा हूं, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द
रेवेन्यू ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स करके ही बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, ऑल रेवेन्यू इनकर्ड, सॉरी रेवेन्यू अर्नड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। हिंदी में बोल देता हूँ, जो पैसा कमाया है उस पैसे को कमाने के लिए इस साल जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा को इससे मैच करो, क्या निकलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, एक्सपेंसेस जो इस साल इनकर हुआ है वो सारा का सारा एक्सपेंसेस किससे मैच कराना पड़ेगा, इस साल जो रेवेन्यू अर्न किए हैं, ठीक है। तो वो बात को दो तरह से बोल सकते हैं अपने, ठीक है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ना अकाउंटिंग पीरियड और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे बना हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन पीएल अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए काम आता है। अच्छा, एक चीज़ है याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है, सबको लिखा होगा, याद रखना, नहीं लिखा होगा तो लिख लो ना। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज मार्केट प्राइस या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। फुल फॉर्म तुम लोग लिख लेना, ठीक है। मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। ये तीनों मिला के एक, और कॉस्ट, इन दोनों में विच एवर इज लोअर। विच एवर इज, पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, या फिर क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इसका NRV का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, RV का मतलब रियलाइजेबल वैल्यू, बाकी कॉस्ट पता तुमको, ठीक है। अच्छा, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है जो हम इसके चलते ये काम करते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार रिकॉर्ड होता है। न्यू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है सब कुछ बता दो, कुछ भी मत छुपाना। डोंट कंसील एनीथिंग। कंसील का मतलब क्या होता है, CONCEL, छुपाना, ठीक है। An entity should disclose all material and significant information in the books of account. All material and significant information जो होगा वो बताना है। किसको बताना है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन जिससे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर को, यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन पर प्रभाव पड़े। फिर से कर रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर को अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेने पर इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे वो सैमसंग का एग्जांपल दिया था, कंटिजेंट लायबिलिटी सैमसंग का कोर्ट केस, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। सुनो, कंटिजेंट लायबिलिटी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं। कहाँ रिकॉर्ड होता है, फुट नोट में। कितना टेम्परेचर दिखा रहा है देखो तो आयुष, हाँ चल कह नहीं रहा है, तुम लोग गर्मी लग रहा है क्या, अच्छा ठीक है। An entity should disclose all material. An entity should disclose all material and significant information. Entity सारा का सारा मटेरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना, ठीक है, बताना। आप बोल देना हमको छुपाना नहीं आता, हमको सब बताना आता है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड नाउ। एंटीसिपेट का मतलब भविष्य में होने वाला नुकसान या फिर भविष्य में होने वाला लॉसेस, ठीक है। अगर हमको ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में नुकसान होने वाला, भविष्य में एक्सपेंस होने वाला, तो हम उसको अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर अभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर भविष्य में होने वाला इनकम एंटीसिपेटेड इनकम है तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, याद रहेगा। इसको और किस नाम से जानते हैं, प्रूडेंस। प्रूडेंस याद रहेगा। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली एंड ऑल एंटीसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। प्रूडेंस, अच्छा ये लिखा हुआ भी सब है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अच्छा ये भी सब लिखे हैं यार। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपको करने में मजबूर करता है, कौन सा, कंजर्वेटिज्म। और मैचिंग भी, मैचिंग किस लिए करता है, ताकि हम प्रॉफिट सही निकाल पाए। ये क्यों करता है, क्योंकि एंटीसिपेटेड गेन नहीं लेना है। जैसे मान लो 20 का कॉस्ट है, 40 का प्रॉफिट है, आप बुक्स में कितना लिखेंगे, 40 नहीं, वो तो 20 का माल 40 में बिका ही नहीं अभी। 20 का 20 क्या है, 20 का 20 तो हमारा अनअकाउंटेड गेन है। अरे एकदम आइए 7 बजे तक आना आप लोग को।
मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको अकाउंट्स कर आप लोग अकाउंट क्लास करने के लिए आना नहीं था, ठीक है, तो आप लोग बोले कि ठीक है 5:15 चालू होगा, तो मोटा मोटी 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, 6:30 तक, तो हम 6 बजे चलते हैं, 6:15 तक पहुंच जाएंगे, तब तक खत्म हो जाएगा, यही ना? हाँ, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, शुड नॉट कंसील्ड। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस मटीरियलिटी प्रिंसिपल? सर मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, उसमें फुल डिस्क्लोजर में क्या बोला था, सारा मटेरियल इंफॉर्मेशन और सारा का सारा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। फिर से कह रहा हूं मटीरियल, अरे भाई तुम लोग को ही बोलना है, यहाँ बिठाने के लिए नहीं बुलाया हम, ठीक है। सारा का सारा मटेरियल इंफॉर्मेशन और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, किसमें, फुल डिस्क्लोजर में। यहाँ क्या है, ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन जिससे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर पर प्रभाव पड़े, याद रहेगा। चलो बोलो बोलो, किसका, मटेरियलिटी का। सिंपल सा बात है, कोई ऐसा आइटम ऑफ एसेट एक्सपेंस वट एवर इट इज, जिस जो बहुत बड़ा अमाउंट का हो और जिससे पीएल पे, बैलेंस शीट पे और एंटिटी के गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे इम्पैक्ट पड़े, उसका एसेट का जल जाना, उसके फैक्ट्री का जल जाना, ठीक है, उसका मान लो कोई जहाज आ रहा है, उसके अंदर में मान लो 500 करोड़ का सामान है उसका, वो डूब जाना, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मटेरियल होता है, ठीक है। हाँ जी, वो फेंके हम उसको, ऐसे ही छोड़ दो, कभी कभी कोई चीज़ फेंक देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अरे खराब हो गया, थोड़ा पुराना पड़ा हुआ था उसको, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर इट कि भाई चल क्यों नहीं रहा, आज चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों लोग, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्लास यहाँ खत्म होता है, तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसके सारे क्वेश्चन अपलोडेड, आप प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट।